रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना अली हुसैन संगो का। आज हम बात करते हैं जो एक आलमी तनाज़ा है यूक्रेन और रूस की जंग। इसके तनाज़ुर में देखते हैं कि यूक्रेन और रूस का असल मसला है क्या। ये असल मसला स्टार्ट हुआ जब ये रोम का हिस्सा था और 988 में जो है वो जब रोम के ईसाइयों के अंदर दो फ़िरके बने, कैथोलिक और आर्थोडॉक्स। कैथोलिक और आर्थोडॉक्स दो फ़िरकों की आपसी लड़ाई के अंदर ये रोम के हाथ से निकल गया और ये रूस के पास चला गया। उसके बाद 1344 में ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना और 1783 तक ये सल्तनत उस्मानिया के अंदर रहा और 1783 में रूस ने इस पर दोबारा कब्ज़ा किया और 1783 से लेके 1919 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और 1919 में ये दोबारा जो है वो रूस से निकल के सोवियत यूनियन में आया और 1991 तक ये सोवियत यूनियन में रहा जब तक सोवियत यूनियन कायम थी। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो उसके नतीजे में 14 रियासतें आज़ाद हुईं, जिसमें से एक यूक्रेन भी थी। यूक्रेन की सरहद जो है वो रशिया के साथ मिलती है और ये सारी आबादी जो है ये आर्थोडॉक्स ईसाइयों के ऊपर है। इसमें कैथोलिक ईसाई बराए नाम ही कुछ हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आर्थोडॉक्स ईसाई ही जो है वो जिनकी अक्सरियत है। अब इसमें जो है वो रूस जो है वो तब से दोबारा इसको अपने साथ इल्हाक करना चाहता है क्योंकि इसकी जोग्राफियाई जो अहमियत है वो ये है कि इसके बगैर वो यूरोप में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन उसको वो अमली जामिया नहीं पहना सकता था आलमी कवानीन के मुताबिक। लेकिन एक मुआहदा हुआ था दूसरी आलमी जंग के बाद जब नेटो फौज बनाई गई थी, नेटो एक इदारा बनाया गया था, तो उसमें ये चीज़ भी कैटेगोरिकली एग्जिस्ट करती थी कि आप जो हैं वो मगरबी और मशरकी जो यूरोप है उसमें से जो मशरकी यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनको आप नेटो में दाखिल नहीं कर सकते, अपने साथ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब मशरकी और मगरबी जर्मनी का इत्तेहाद हुआ और उनकी दीवारें बर्लिन टूट गई तो उसके बाद मशरकी कुछ यूरोप के मुल्क भी जो है वो नेटो में वो दाखिल हो गए। उसके बाद जो है वो कुछ गाहे बगाए ये सिलसिला चलता रहा और अब जाके जब नेटो में इसका अंदराज करने के लिए, अपने आप को एंटर करने के लिए यूक्रेन ने अपने तगोदो शुरू की तो उस पे आके रूस के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने लगे। ज़ाहिर बात है कि अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो फ़ौज जिसमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है वो रशिया की सरहद पे आकर बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके जो है वो रूस ने इसको प्रेशराइज़ करना शुरू किया, अपनी फ़ौजें इसके बॉर्डर के करीब लाए और 2014 में हमला भी किया और क्रिमिया का इनका इलाका जो है उस पे ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जो कि आज के दिन तक वो कब्ज़ा बरकरार है। उसके बाद जो है वहाँ के जो कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें भी चल रही हैं तो उनको भी जो है वो रशिया सपोर्ट करता है। और उसके बाद अब जब नेटो की तरफ जाने का उनका जो रुझान है वो ज़्यादा तेज़ हुआ तो रशिया ने प्रॉपर अपनी फ़ौज जो है 2 लाख के करीब फ़ौज जो है वो यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर लगा दी। अब उस पे आके जो है यूक्रेन ने जो है वो थोड़ी सी दिलेरी इसलिए दिखाई कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन जो है उसने उसको तसल्ली दी कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम रशिया को हमला नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तनाज़ा बढ़ता गया रशिया ने अपना जो है वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ाने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए आप और ज़्यादा प्रेशर दबाया और फ़ौजों को वहाँ पे फ़ौज के साथ साथ अपना जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी वो बॉर्डर के ऊपर ले गया। अमेरिका कहता रहा कि अगर रशिया ने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, लेकिन उसके बाद जब 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद अभी रात को यूक्रेन के सदर ने ये बयान दिया है कि मगरब ने हमें धोखा दिया है, अमेरिका समेत सवाए कुछ नाम नहाद पाबंदियाँ लगाने के और प्यूटन के जो है वो असासे और उनके वज़ीर ख़ारजा के असासे मंजमद करने के अलावा कोई ख़ास इक़दाम नहीं कर सके। रशिया के हमला करने के बाद आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश की, पेट्रोल के दाम भी ऊपर गए। लेकिन उसके बाद अब अमेरिका ने आज बयान दिया है कि हम अपनी फ़ौज जो है वो यूक्रेन में नहीं उतारेंगे, लेकिन हम इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो मज़ीद सख्त करेंगे। इससे जो ये बयान सामने आया है प्यूटन के उस बयान के बाद
کہ جب پیوٹن نے کہا کہ اگر کسی نے یوکرین کی جنگ کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو ہم کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ ایٹمی ہتھیار کی طرف تھا۔ اور اس کے اوپر جو ہے فرانس کا جو وزیر خارجہ ہے اس کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر پیوٹن ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ مت بھولیں کہ نیٹو افواج کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ لیکن فرانس کے بیان کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ ابھی تک نیٹو نے باقاعدہ طور پہ اپنی کوئی فوج یا کوئی جنگی سامان جو ہے وہ ابھی تک یوکرین کو پرووائڈ نہیں کیا جس سے ان کی کوئی ہیلپ ہو سکے یا وہ آگے دفاع کے لیے مضبوط ہو سکیں۔ کرنٹ نیوز آنے تک اس وقت تک جو ہے رشیا کا جو دعویٰ ہے کہ کوئی 200 کے قریب ہم ان کے فوجی مار چکے ہیں اور تقریباً کوئی 5 جزائر کے اوپر ہم قبضہ کر چکے ہیں، اور ان کا ڈیفنس سسٹم اور ان کا جو ہے ایئر سسٹم وہ ہم مکمل طور پہ تباہ کر چکے ہیں۔ اور یوکرین کا جو صدر ہے اس کا بیان آیا ہے کہ جی ہم اس ٹائم بالکل تنہا ہیں اور عالمی برادری ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہم اس کو جو ہے اپنا دفاع مضبوط کر سکیں اور روس کی جارحیت کو روکا جا سکے۔ یورپی یونین نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے رشیا سے کہیں اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئیں۔ اب رشیا نے کہا ہے کہ روس بیلا میں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یوکرین جو ہے وہ کہتا ہے کہ روس بیلا میں نہیں، آپ ہمارے پاس آ کے مذاکرات کریں تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو کرنٹ سچویشن کے اندر ہے اس کو سانحہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کا خمیازہ پوری دنیا بھگتے گی۔ باقی انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات آگے چلتے رہیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلطی ہماری ڈسکس کرنا چاہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے بتانا چاہیں، یا ہمیں کوئی آپ اوپینین دینا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور باقی ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئکن پہ کلک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔